G20 के लोगों पर कमल के इस्तेमाल को लेकर, क्योंकि कमल को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी का निशान ही G20 का लोगो बन गया। इस पर बीजेपी ने अब जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस शासन के दौरान 1950 में कमल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था, जबकि जयराम रमेश का जन्म 1954 को हुआ। पुरी ने कहा कि भगवान ही जानता है कि कांग्रेस क्यों राष्ट्रीय प्रतीकों को कमजोर और बदनाम करने में लगी हुई है। तो 1950 काल में कांग्रेस काल में कमल बना राष्ट्रीय फूल, यह कहना था हरदीप पुरी का। तो ये वो ट्वीट है, कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 1950 में कमल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया। जयराम रमेश का जन्म 1954 में हुआ। भगवान ही जानता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय प्रतीकों को कमजोर और बदनाम करने में क्यों लगी हुई है। आपको बता दें कि G20 का जो लोगो है उसमें कमल के फूल को दिखने को लेकर कांग्रेस ने ऐतराज जताया था। जयराम रमेश ने सवाल खड़े किए थे। और अब सीधे रुक करते कांगड़ा का और सुनते हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। आत्माराम जी, चंबा से किशोरीलाल जी, ऐसे अनेक साथियों के साथ लंबे अरसे तक काम करने का मुझे मौका मिला। और यहां किशन कपूर बैठे हैं, कांगड़ा के चौधरी विद्यासागर जी, शाहपुर से हमारे राम रतन पटाकू जी, हमारे पालनपुर से कैप्टन आत्माराम जी, चंबा से किशोरीलाल जी, ऐसे अनेक साथियों के साथ लंबे अरसे तक काम करने का मुझे मौका मिला। और यहां किशन कपूर बैठे हैं, उनकी वो पुरानी जीप लेकिन कभी कभी हमें पहुंचा देती थी। साथियों, आज हिमाचल 21वीं सदी में विकास के जिस अहम पड़ाव पर है, वहां उसे एक स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत है। जब हिमाचल में स्थिर सरकार होगी, उसके पास डबल इंजन की ताकत होगी, दूर करेगा और नई ऊंचाई भी उतनी ही तेजी से प्राप्त करेगा। ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। मैं हिमाचल भाजपा को विकास का नया संकल्प लेने के लिए, इतना अच्छा घोषणा पत्र बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता। हिमाचल भाजपा के 11 शुभ संकल्प यहां के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। साथियों, कांग्रेस कभी हिमाचल को स्थिर सरकार नहीं दे सकती है, नहीं वो चाहते हैं। आप देखिए, आज जहां कांग्रेस की सरकारें बची हैं, गिन गिन करके 2 ही सरकारें बची हैं। एक है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। और वहां से खबरें कभी विकास की आती है? नहीं आती है। वहां से खबरें आपस में झगड़े की ही खबरें रहती हैं। अगर यही चलता रहा तो राज्य का विकास हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं, हाथ ऊपर मत करो, मुंह से बोलो, हो सकता है क्या? हाँ, मेरा तो अनुभव कहता है, कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी, कांग्रेस यानी विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। साथियों, भाजपा ने राजनीति में विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। आज भाजपा की पहचान सुशासन से है,
गरीब के कल्याण वाली नीतियों से है। भाजपा वही बातें कहती है जो कर सकती है और जो कहती है उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति खपा देती है। वहीं कई राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के भरोसे चल रहे हैं। इसलिए बीजेपी की सरकारों का जैसे जैसे लोगों को अनुभव आता है, लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है और बार बार आशीर्वाद मिलता रहता है। आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में ये करके दिखाया है। भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ फिर वापस आई। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा जैसे राज्यों में बीजेपी सरकारें कई बार सरकार में वापस आई है। अब तो इस बार उत्तराखंड के लोगों ने भी पुरानी परंपरा को बदलते हुए बीजेपी को ही दोबारा बिठाया। यूपी में भी 40 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी फिर से जीत करके पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सरकार में वापस आई। मणिपुर में भी भाजपा की सरकार फिर से आकर के एक नया इतिहास बन गया है। अब इस स्थिति की तुलना आप जरा कांग्रेस से करिए, आपको हैरानी हो जाएंगी। इस तरफ नजर करेंगे जरा सोच करके, कांग्रेस का इतिहास क्या है और लोगों का कांग्रेस के प्रति गुस्सा कितना है। एक बार सरकार से गई तो फिर उसका वापस लौटना ही मुश्किल होता है। अब देखिए तमिलनाडु में वहां के लोगों ने करीब 60 साल पहले वहां से कांग्रेस को निकाला, अब तक वापस नहीं आई। 60 साल हो गए, घुसने नहीं देते। ये पश्चिम बंगाल देखिए, त्रिपुरा देखिए, वहां के लोगों ने 50 साल हो गए कांग्रेस को हटाया। 50 साल पहले 50 साल में पैर नहीं रखने दिया उनको। उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के लोगों ने कांग्रेस को करीब 40 साल से सत्ता के बाहर करके रखा हुआ है। कितना गुस्सा होगा आप अंदाज कीजिए। उड़ीसा के लोगों ने भी कांग्रेस को करीब 30 साल से सरकार में आने से रोक रखा है। नागालैंड में भी कांग्रेस करीब 25 साल से लगातार चुनाव हार रही है। आज दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी हिमाचल के लोगों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर सकती। आपने 5 साल पहले कांग्रेस की विदाई कर दी थी, अब उसे लौटने नहीं देना है। घुसने मत दीजिए। आज मुझे ये देखकर खुशी है कि हिमाचल के लोगों को भी ये भली भांति समझ आ गया है कि 5 साल बाद हर बार सरकार बदलने की परंपरा, इस परंपरा ने सबसे ज्यादा किसी का नुकसान किया है तो राज्य का नुकसान किया है। राज्य के नौजवानों के सपनों को कुचल दिया है। कांग्रेस जैसे ये दल
जब सरकार में होते हैं तो सोचते हैं कि 5 साल बाद सरकार तो बननी नहीं है, 5 साल के बाद बदल होने ही वाला है, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है, मौज करो। यही करते रहते हैं ना। और इसलिए उनका अपना पूरा ध्यान 5 साल में जितना इकट्ठा कर सके, जितना माल लुटाई कर सके, तिजोरी भर सके, काली कमाई कर सके, उसी में लगा रहता है। ये जो राजनीतिक परिपाटी थी, इसको पूरे देश में बदलने का बीड़ा भाजपा ने उठाया है, देश के लोगों के आशीर्वाद से उठाया है। हम ऐसी राजनीतिक परंपरा बनाना चाहते हैं कि हम सरकार में ऐसा काम करें कि वोटर हमें बार बार अवसर दे। इसलिए हम विकास के लिए, देश के लिए हर जगह, हर स्तर पर काम कर रहे हैं। साथियों, जब सरकार में निरंतरता होती है, सरकार वापस आती है, तो लोगों को भी सरकार से हिसाब मांगने का मौका मिलता है। अगर आपने मुझे 2019 में न बिठाया होता तो आप मेरे से हिसाब मांग सकते थे क्या? नहीं मांग सकते थे, कोई और सरकार आ जाती। लेकिन आपने मुझे दोबारा बिठाया 19 में, तो आप मुझे पूछ सकते, मोदी जी वो क्या हुआ, मोदी जी उसका कब करोगे? और मोदी जी को भी लगेगा भाई मुझे करना पड़ेगा। ये जनता जनार्दन का दबाव बहुत काम करता है। अब आप सोचिए, कोरोना के समय कितनी मुश्किलें आई। हम भी यही सोच सकते थे कि भी 5 साल के बाद तो सरकार बदलने वाली है, हिमाचल का तो रिवाज है, कोरोना आया है वैसे चला जाएगा, हम भी सोच सकते थे। लेकिन हमने वो नहीं सोचा। पहले भी हिमाचल के लोगों को मालूम है, कोई भी वैक्सीन वगैरह आती थी, आखिर में सारे देश का काम हो जाए तब जाके हिमाचल की बारी आती थी। भाइयों बहनों, हमने तय किया, जब हमें सेवा भाव से काम किया, हमने इस सोच को हमारे आसपास फटकने भी नहीं दिया। जब कोरोना आया तो हमने हिमाचल में टीकाकरण पर बहुत बल दिया। दूर दराज के इलाकों में भी हमारी सरकार पहुंची, हमारे स्वास्थ्य कर्मी गए, हमारी माताएं बहनें गई, उन्होंने लोगों को वैक्सीन लगाई और हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा राज्य हमारा बन गया जिसने 100% टीकाकरण पहले कर लिया। हमने ये नहीं सोचा कि 5 साल के बाद बदलते कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो यहां की एक एक जिंदगी मूल्यवान है। हिमाचल का एक एक नागरिक हमारे लिए ईश्वर का रूप है। यही हमारा काम करने का तरीका है। ऐसे ही काम के आधार पर हम भाजपा के लिए आपसे दोबारा आशीर्वाद मांग रहे हैं। और साथियों, आपको यह हमेशा याद रखना है कि हिमाचल के पास तो विकास के 2-2 इंजन है। वो कहते हैं ना, चौपड़ियां रोटियां साहेबी 2-2। इससे कैसे काम होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई, हिमाचल भाजपा सरकार ने गृहिणी योजना से उसमें हजारों और बहनों को भी जोड़ दिया। केंद्र ने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक की फ्री इलाज की सुविधा दी। हिमाचल में भाजपा सरकार ने हिम केयर के तहत इसमें लाखों और साथियों को जोड़ दिया। केंद्र सरकार ने गरीब को पक्के घर देने की योजना शुरू की। 2014 से लेकर 2017 तक कांग्रेस की सरकार थी। याद रखना, ये होते हैं तो क्या होता है, मोदी दिल्ली में बैठ करके कितना ही करना चाहेगा, लेकिन अगर यहां कांग्रेस वाले बैठ गए तो कुछ भी नहीं होने देंगे। मोदी कितना ही कहे कि हिमाचल मेरा घर है, हिमाचल मेरा घर है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करने नहीं देंगे।
और ये मैं उदाहरण से बताता हूं आपको। 2014 से लेकर 2017 दिल्ली में आपने मुझे बिठाया और यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। हमारा निर्णय था कि हमें लोगों को पक्के घर देना है, जिसके पास पक्के घर नहीं उनको पक्के घर देना है। 2014 से 17 3 साल कांग्रेस की सरकार ने कितने घर बनाए हिमाचल में? पूरे हिमाचल में पैसे भारत सरकार दे रही है, पैसे मोदी सरकार भेज रही है। हिमाचल में सिर्फ 15 घर बनाए, 15। शर्म आए ऐसा काम है कि नहीं भाई? ये कांग्रेस वालों का रिकॉर्ड देखो। और बाद में आपने जयराम जी की सरकार बनाई, और जयराम जी की सरकार बनाई, दिल्ली से मैं भी लगा रहा, हम दोनों मिल गए तो 10,000 गरीबों के लिए घर स्वीकृत हुए, 8,000 घर बन गए, 8,000 घर बन गए। अब मुझे बताइए, ये 15 घर बनाने वाले आपको चाहिए कि 8,000 घर बनाने वाले चाहिए? हिसाब समझ आता है ना भाइयों? देखिए, सबको सामाजिक सुरक्षा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने पेंशन और बीमा की योजना शुरू की। हमने किसानों को, खेत मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को 3,000 रुपये की नियमित पेंशन मिलने का रास्ता बनाया। इस भावना को हिमाचल की भाजपा सरकार ने और आगे बढ़ाया। कांग्रेस की सरकार ने पेंशन की उम्र 80 साल कर दी और उसमें भी कमाई की शर्त रखी कि इतनी कमाई होगी, 80 साल हो गए होंगे। भाजपा की हमारे सीनियर सिटीजन के प्रति कितना सम्मान का भाव है। हम भी 80 साल को आगे बढ़ा सकते थे, हमने 80 साल को आगे नहीं बढ़ाया। हमने कहा नहीं, 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन की चिंता होनी चाहिए, और हमने 60 साल की उम्र कर दी और कमाई की शर्तों को भी हटा दिया। इससे लाखों हमारे सीनियर सिटीजन्स को, जो कांग्रेस वाली सूची में नहीं थे, उन सबको पेंशन मिलनी शुरू हो गई। इसी प्रकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल हजारों रुपए छोटे किसान के बैंक खाते में जमा करते हैं। अब हिमाचल भाजपा ने कहा है कि 8 दिसंबर के बाद जब फिर नई सरकार बनेगी तो इसमें 3,000 रुपये हिमाचल सरकार भी और बढ़ा देगी। ये होता है विकास का डबल इंजन। साथियों, कांग्रेस ने अपने राज में कैसे हिमाचल को धोखा दिया है, मैं इसका एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब केंद्र और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी कांग्रेस, यहां भी कांग्रेस, तो उन्होंने क्या किया? कांग्रेस ने तय किया कि हिमाचल को जो विकास के प्रोजेक्ट मिलते हैं उसमें 100 में से 40 रुपये हिमाचल की जनता को देने ही होंगे। सीधे रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा का, जहां प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं। बना रहा है, आप भी देख रहे हैं कि अब बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल को मिल रहे हैं। हिमाचल देश के उन 3-4 राज्यों में से हैं जहां ये उद्योग लग रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर ने यहां लोगों की सुविधाओं भी बढ़ाई है और युवाओं को रोजगार भी दिया है। अब भविष्य ऑप्टिकल फाइबर के मजबूत नेटवर्क का है, 5G का है। हिमाचल के नौजवानों को, हिमाचल के जीवन को हर क्षेत्र का कायम करने की क्षमता, ये कायाकल्प होगा 5G से होने वाला, 5G से होने वाला है। इससे दूर दराज के गांवों में भी शहर के स्कूलों की तरह ही अच्छी पढ़ाई सुलभ हो जाएगी। 5G से घर बैठे ही शहर के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों की जांच हो पाएगी, घर बैठे ही दवाएं मंगा पाएंगे। साथियों, हिमाचल को बने 75 साल हो रहे हैं,
लेकिन लंबे समय तक यहां सिर्फ एक सरकारी यूनिवर्सिटी थी, 2 मेडिकल कॉलेज थे। इंजीनियरिंग और बिजनेस की पढ़ाई के लिए तो स्कोप ही नहीं था। कांग्रेस को इतने साल अवसर मिला, लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल के युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया। जिस कांगड़ा में आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, यहां सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। कल शोर थम जाएगा, प्रधानमंत्री उसके पहले पूरा जोर लगाते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे देर रात आए भूकंप की 25 तस्वीरों से, ताकि आप समझ सकें कि कैसे और कितनी बड़ी तीव्रता में ये आफत हमारे सर पर आई थी। रात में आए भूकंप के सबसे ज्यादा नेपाल में तबाही, 6 लोगों की वहां मौत हुई। मरने वाले एक ही परिवार के 3 लोग, मकान गिरने की वजह से दब गए थे लोग। हादसे में 5 लोग हुए घायल, लोगों में जबरदस्त दहशत। राहत कार्य लगातार जारी, नेपाली सेना सशस्त्र पुलिस बल मौके पर मौजूद। नेपाल में बार बार आए झटकों का खौफ, रात भर खुले मैदान में रहे लोग। भूकंप से कांप गया पूरा उत्तर भारत, रात 1:57 पर आया था तेज भूकंप। राजधानी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, तेज झटके से हिले सामान। 2 बजे रात को झटके से उठे लोग, दहशत में घरों से बाहर भागे लोग। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3, नेपाल के अच्छम में भूकंप का केंद्र। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे केंद्र, दहशत में जागा नेपाल। नोएडा में भूकंप से सहमे लोग, रात 2 बजे घरों से बाहर निकले लोग। भूकंप से हिलने लगी बत्तियां, जोर जोर हिली कुर्सियां। उत्तराखंड के रुद्रपुर में हिलने लगी स्कूटर, डर से सहम गए लोग। उत्तराखंड के काशीपुर में पूरी कैबिन हिलने लगी, ऐसा लगा कि जोर जोर से कोई हिला रहा है। मुरादाबाद में भूकंप के झटके से हिला झूमर, डर के बाहर निकले लोग घर से। ग्रेटर नोएडा में भी लोगों ने महसूस किए झटके, गौर सिटी में लोगों ने कहा हिलने लगे थे घर के सामान। आजमगढ़ में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, मची दहशत, घरों से बाहर आए लोग। सीसीटीवी में दर्ज हुई पल भर की हलचल, देर रात तक रही दहशत। वाराणसी में झटकों की वजह से नींद से जागे लोग, बच्चों को लेकर बाहर निकले। गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रों ने कहा रात में पढ़ाई करने वाले महसूस कर रहे थे झटके, गिर गए थे टेबल पर रखे बर्तन। नेपाल में तेजी से चला बचाव राहत अभियान, मलबे से निकाले गए शव। लखनऊ में आधी रात को भूकंप के झटके से जागे लोग, घरों के बाहर नजर आए लोग। भूकंप के कुल 3 झटके आए, 2 झटके नेपाल में, तीसरा तेज झटका उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। दिल्ली में है भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा, जोन 4 में दिल्ली। उत्तराखंड भी खतरे वाला सूबा, यहां आ सकता है 8 तीव्रता का भूकंप। आधी रात को भूकंप आया और इस भूकंप से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले आज तक ने चलाया। पल पल कैसे मची दहशत, ये आज तक ने आपको आधी रात से लगातार दिखाया। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर भारत के कई इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। केवल इसकी तीव्रता के हिसाब से नहीं, बल्कि जितनी देर तक भूकंप ये महसूस किया गया है। उत्तर भारत में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.3 तीव्रता का ये भूकंप था। ये 1-2 सेकंड पहले तो क्या हुआ कुछ नहीं पता चला।
वो दहशत सब में होती है, वो डर सबको लगता है। तो बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि उस समय नीचे पहुंच जाएं। पिथौरागढ़ वगैरह ही नहीं, हिमाचल तक काफी ज्यादा तेज भूकंप के झटके जो है लोगों ने महसूस किए। तो जैसा कि आपने देखा, आधी रात से इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और बीती रात आपको बता दें, भूकंप का केंद्र जो था वो नेपाल में था, लेकिन दिल्ली को इससे बहुत झटका लग सकता है। दिल्ली दहल गई, तमाम इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए, खासतौर पर बहुमंजिला इमारतों के लोग जो थे वो नीचे उतर आए, काफी देर तक घरों के बाहर और भीतर जाने की हिम्मत नहीं हुई। नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली से लेकर शहादरा और पूरे ईस्ट दिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। देर रात तक घरों के बाहर लोग खड़े नजर आए। दिल्ली के लोगों में भूकंप को लेकर इसलिए भी डर है क्योंकि भूकंप के खतरे के लिहाज से दिल्ली जोन 4 में आता है। जोन 4 का मतलब है वो इलाके जहां पर भूकंप का खतरा सबसे बड़ा है। यहां पर रात 7 से 8 आपकी तीव्रता से भूकंप की आशंका बनी रहती है। हालांकि गनीमत रही, कल दिल्ली एनसीआर में भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फिलहाल 10 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नेपाल के डोटी में केंद्र, देर रात तबाही मची। मुरादाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उधम सिंह नगर में भी झटके महसूस किए गए। रुद्रपुर में तस्वीरें दिखा रहे हैं। काशीपुर, दिल्ली, आजमगढ़, नोएडा और गोरखपुर नेपाल में भूकंप का केंद्र था, लेकिन हिंदुस्तान में भी इसकी कंपन महसूस की गई। और भूकंप में खतरा कहां कहां है? उन जगहों पर ज्यादा है जहां पर यमुना नदी के किनारे वाले जो इलाके हैं, और दिल्ली जोन 4 में आती है। उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा जो है ये खतरनाक इलाके हैं, लिहाजा यहां पर रात भर लोग बाहर निकलते रहे, डरे सहमे रहे। और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का कुछ हिस्सा जो है वो भी यहां पर खतरनाक इलाकों में है, और उन इलाकों में है जहां पर जोन 4 कहा जाता है। जोन 4 जहां पर तीव्रता 7 से 8 हो जाती है। ऐसे में जो ये जगह हम आपको दिखा रहे हैं, इन जगहों पर जब भी भूकंप का जिक्र होता है तो लोग सहम जाते हैं, घरों से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यहां ये इलाके खतरनाक जोन में आते हैं। जोन 4 बार बार हम कह रहे हैं, और यहां पर तीव्रता ज्यादा होती है। तो यूपी, बिहार, पंजाब तक भूकंप की दहशत जो थी वो महसूस की गई, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा डर लोगों को, और यही वजह था कि डर की वजह से लोग आधी रात को बाहर निकल आए। अब आधी रात से हमने खबर तो दिखा दी आपको, लेकिन दिखाते हैं कौन कौन से राज्य हैं जहां भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। तो यहां पर देखिए, मणिपुर, बिहार, नेपाल में केंद्र था, उत्तराखंड में महसूस किया गया, उत्तर प्रदेश जहां की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में भी डर जो था उसका माहौल देखने को मिला। रात भर इन तमाम राज्यों में लोग जो थे वो डरे सहमे थे, अपने घरों से बाहर निकल गए थे। और अब शहरों की बात कर लेते हैं, किन किन शहरों में खतरा जो था वो बना हुआ था। आपको यहां पर मैप दिखा रहे हैं, तो देखिए मुजफ्फरपुर में खतरा बना हुआ था, बिहार के पटना में खतरा बना हुआ था। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वाराणसी में, गोरखपुर में, नोएडा में। अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो रुद्रपुर, पिथौरागढ़, देहरादून। हिमाचल की बात करेंगे तो शिमला में आपको नजर आ रहा है, और उधर श्रीनगर में, चंडीगढ़ में। तो ये तमाम वो जगह हैं जहां पर भूकंप का खतरा जो था वो बना हुआ था, और इन जगहों पर लोग रात भर डरे सहमे नजर आए। लेकिन दिल्ली में कल के भूकंप से बेशक कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धरती में हो रही इस हलचल को नजरअंदाज मत कीजिए। भूकंप के खतरे के लिहाज से दिल्ली जोन 4 में आता है। जोन 4 का मतलब है कि वो इलाके जहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा बड़ा हो जाता है। कुदरत किसी को भी विनाश का ये मंजर ना दिखाए। ये तस्वीरें नेपाल में 7 साल पहले भूकंप से हुई तबाही की हैं, जब 7.8 तीव्रता के भूकंप से नेपाल में हुआ था महाविनाश। नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या आसपास के इलाकों में जब भी भूकंप आए हैं, झटके दिल्ली ने भी खाए हैं। ये झटके खतरनाक नहीं थे, लेकिन सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पर लंबे समय से मंडरा रहा है बड़े भूकंप का खतरा। बड़े भूकंप से निपटने को दिल्ली कितने तैयार? दिल्ली में भूकंप का कितना बड़ा खतरा? दिल्ली के किस इलाके में भूकंप का खतरा ज्यादा? दिल्ली का कौन सा इलाका भूकंप से सुरक्षित? क्या भूकंप के तेज झटके सहने को तैयार है दिल्ली? ये दिल्ली है, यहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं तो घनी बस्तियां भी। जरा सोचिए, अगर दिल्ली में बड़ी तीव्रता का भूकंप आ जाए तो कितनी तबाही होगी।
ये आशंका यूं ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली के आसपास के इलाके भूकंप के खतरनाक जोन 4 में आते हैं। यहाँ कभी भी 7 से 7.9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। 2001 में भुज और 2015 में इतनी ही तीव्रता से भारी विनाश मचा था। दिल्ली की घनी आबादी को देखते हुए इतनी तीव्रता के भूकंप से मचने वाले विनाश की कल्पना से ही मन सिहर उठता है। आप खुद ही देखिए, दूर नेपाल में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया और दिल्ली में आधी रात को किस तरह खौफ मचा। 2-3 बार हिला था बैठे बैठे, तो मैंने यहाँ ड्राइवरों को बताया था, मेरे जमीन हिल रही है। बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। तो सुबह जब सवारी उतारा तो उस समय सवारी कर ये क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा धरती वगैरह तो डुल्ले थोड़ा हल्का था, महसूस दिया। उसके बाद कुछ साल पहले भूविज्ञान मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा था, दिल्ली में अगर रिक्टर स्केल पर 6 से अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होगी। दिल्ली में आधे से अधिक इमारतें इस तरह के झटके को नहीं झेल पाएंगी। वहीं घनी आबादी की वजह से बड़ी संख्या में जनहानि हो सकती है। सिस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन ऑफ दिल्ली नाम से जारी रिपोर्ट में भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के लिहाज से दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोल बाग, जनकपुरी सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। भूकंप के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े खतरे वाले इलाके में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ हैं। दिल्ली का लुटियन जोन भी हाई रिस्क वाला इलाका है, हालांकि यहाँ खतरा उतना नहीं जितना पूर्वी दिल्ली में है। लुटियन जोन में संसद, तमाम मंत्रालय और वीपीआईज के आवास हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एम्स, छतरपुर, नारायणा सबसे सुरक्षित जोन में है। हौस खास कम खतरे वाले जोन में है। दिल्ली में 15 जुलाई 1720 को 6.5 तीव्रता का भूकंप आया था, यानी करीब 300 साल पहले। तब से दिल्ली पर लगातार भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। शुक्र है अब तक भूकंप से सुरक्षित है दिल्ली। आज तक ब्यूरो। G20 के लोगों में कमल के इस्तेमाल पर सियासी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी का निशान G20 का लोगो बना दिया गया और अब इस पर बीजेपी ने जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के शासन में 1950 के दौरान कमल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। हालांकि तब जयराम रमेश का जन्म नहीं हुआ था, उनका जन्म तो 1954 में हुआ है, जबकि राष्ट्रीय फूल जो है उसे 1950 में घोषित किया गया। पुरी ने कहा कि भगवान ही जानता है कि आखिर कांग्रेस क्यों राष्ट्रीय प्रतीकों को कमजोर और बदनाम करने में लगी हुई है। ये वो ट्वीट है कि कांग्रेस सरकार में 1950 के समय में कमल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था, जबकि जयराम रमेश का जन्म साल 1954 में हुआ। भगवान ही जानता है कि कांग्रेस पार्टी क्यों हर राष्ट्रीय प्रतीक को बदनाम और कमजोर करने का विकल्प चुनती है। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।